तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम 6 डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है, ऐसी जानकारी है। तो उसके बारे में कुछ पता चल पाए अभी? बिल्कुल पुनीत, सीएमएचओ जो है लगभग 1 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँचे थे तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। और पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एसएसपी पारुल माथुर जो है वो पहुँची हुई हैं अपोलो अस्पताल, और इससे पहले रतनलाल डांगी जो है वो पहुँच चुके थे तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। और अब खुद एसएसपी पारुल माथुर जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अंदर जाकर के वो तमाम तैयारियों का जायज़ा लेंगे कि डॉक्टरों ने क्या कुछ तैयारी की है, राहुल यहाँ पर कितनी देर में पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो अफसर खासतौर पर लगाए गए हैं, जितने भी थाना क्षेत्र पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया कि अकलतरा से जब राहुल का एम्बुलेंस वहाँ से गुजरेगा तो जितने भी थाने उस बीच में पड़ेंगे, उनके जो थाना प्रभारी हैं, वहाँ पर जो जवान तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक के लोगों को तैनात किया गया है, उन्हें अलर्ट कर रखा गया है और तमाम जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं। जहाँ तक पुनीत आपने डॉक्टरों की बात की, तो सीएमएचओ प्रमोद महाजन जो हैं वो कमान संभाले हुए हैं। चिकित्सा से संबंधित जो भी इलाज राहुल का किया जाएगा, 6 डॉक्टरों की टीम को यहाँ पर तैयार किया गया, जिसमें न्यूरो से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, इसके अलावा पेडियाट्रिक से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, इसके अलावा जो अन्य डॉक्टर जिनकी ज़रूरत है राहुल के इलाज के लिए, उन तमाम डॉक्टरों की टीम को यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। और चूंकि ये अपोलो का प्रीमाइसेस है, यहाँ पर डॉक्टरों की टीम हमेशा मौजूद रहती है, उनके आवासीय परिसर हैं, तो जब जिस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसे तत्काल जो है कॉल करके बुला लिया जाएगा। पुनीत, 50 मिनट और बताए जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 50 मिनट का सफ़र और बाकी है। विनोद, जी, जैसा कि कुछ देर पहले ही एसएसपी पारुल माथुर के द्वारा जो जानकारी दी गई, उसमें ये कहा गया कि राहुल का जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पर प्रारंभिक उपचार के बाद रवाना कर दिया गया। तो उस लिहाज से 50 मिनट का वक्त जो है वो बताया गया है। हालांकि वहाँ से वाहन जब रवाना होगा तो बीच में, जैसा मैंने बताया कि 10 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा ख़राब है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जो काफिला है जिस गति से आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें जो गति है उसको कंट्रोल करना पड़े राहुल की हालत को देखते हुए, बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास जो है राहुल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी चलिए, राहुल यहाँ पर 1 घंटे के आसपास पहुँच जाएंगे। विनोद, आपने भी, आपकी नज़र भी रहती है, राष्ट्रीय ख़बरों पर भी आप नज़र रखते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात राहुल की जीवटता है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया। कब बन गया पता नहीं चला, लेकिन जब भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं विनोद, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होता जाता है, लोगों के मन में डर और बच्चे की स्थिति, दोनों चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जो है इतने लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सकुशल बाहर आए। देखिए, एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं कि आज जब मोबाइल के ज़रिए लगातार अपडेट्स ले रहा था मैं कि राहुल की हालत कैसी है, राहुल कब तक बाहर आएंगे, और उसके बाद चूंकि अपोलो आना था कवरेज के लिए, तो कुछ लोग जो है आवाज़ को सुन रहे थे और वो रुक जाते थे ये जानने के लिए कि राहुल की अभी कंडीशन क्या है, राहुल किस हालत में है और राहुल कब तक जो है वो बिलासपुर पहुंचेंगे। तो ये उत्सुकता हर चेहरे में दिखाई दी, यानी हर चेहरा जो है, हर व्यक्ति जो है, यानी इस राहुल को बाहर लाने में करोड़ों हज़ारों लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं वो रही हैं। और जहाँ तक राहुल की जीवटता की बात करें तो एक निश्चित जो बोरवेल का जो गड्ढा होता है पुनीत, वो भी आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित डायग्राम के एरिया के तहत वो बनाया जाता है बोरवेल। यानी राहुल की जो साइज थी, जो उसका आकार प्रकार था, उस लिहाज से राहुल सीधे उस बोरवेल में गया। वो अंदर जहां पर जिस जगह पर गया 68 फीट की गहराई पर, वहां ना वो हिल सकता था ना बैठ सकता था। यानी एक स्थिर जगह पर एक आदमी जब वहां पर पहुंच जाए और अंधेरा हो चारों तरफ, जहां सांस लेने में भी दिक्कत हो, हम इसको ऐसे भी समझें कि अगर लिफ्ट में हम जा रहे हैं कहीं किसी मंजिल पर और अचानक लाइट गोल हो जाए, उस वक्त क्या हालात होते हैं, आदमी पसीने पसीने हो जाता है, घबरा जाता है। लेकिन राहुल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अंदर 68 फीट की गहराई में रोशनी नहीं थी, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही हो, ऐसे समय पर जिस जीवटता के साथ उसने परिचय दिया कि वो 5 दिन तक जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा, उसके लिए ये कहेंगे कि सैल्यूट वाला ये स्थिति है कि राहुल ने अपने आप को संभाले रखा। और फिर जो लोग इसमें लगे हुए थे, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम लगी हो, एनडीआरएफ की टीम लगी हो, उन्होंने भावनाओं को समझा कि राहुल को कैसे जो है अपने उसमें ला सकते हैं, राहुल को कैसे तैयार किया जा सकता है, राहुल को कैसे समझाया जा सकता है। तब जबकि हम ये जानते ही नहीं है कि राहुल, जब सबको मालूम है कि राहुल ना तो सुन सकता था ना बोल सकता था, यानी वो अपनी भावनाएं जो है वो जता नहीं सकता था,
ऐसे बच्चे को किस तरह से कमांड में लिया जाए, उसे उस गड्ढे के अंदर कैसे जो है ढाढ़स बंधाया जाए, ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि रही है पूरी टीम की, जिन्होंने इसमें काम किया और राहुल को सकुशल जो है उस गड्ढे से बाहर निकाला। तो राहुल की जीवटता भी है, हजारों लाखों लोगों की दुआएं भी हैं, और इसके अलावा साथ साथ जो टीम काम कर रही थी उसने बड़े हौसले के साथ बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए जो है अपनी मंजिल को हासिल किया। पुनीत, एक चीज़ और कि विनोद, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कई लोग बार बार, जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, जाहिर तौर पर आपसे भी लोग सवाल करते होंगे जब आप निकलते होंगे कि ये बच्चे को कब निकाला जाएगा। आप खबर तो लगातार दिखा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है, कब निकाला जाएगा। जाहिर तौर पर आपसे सवाल होते होंगे। निश्चित तौर पर सवाल बिल्कुल लोगों ने किए कि राहुल की हालत कैसी है। मैं उस चीज़ को बताऊं, देखिए पूरा नज़ारा देखिए, अभी इस समय अपोलो का रात के 12:30-1 बजे का वक्त हो रहा है, और लोग जैसे ही लोगों को पता चल रहा है, लोग धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी भीड़ का काफिला अब जांजगीर चांपा, जहाँ पर जो घटना स्थल था वहाँ से मुड़ करके अब इस तरफ आ गया है, अपोलो हॉस्पिटल की तरफ। तो इसी से समझा जा सकता है कि लोगों की निगाहें जो है वो लगातार बनी हुई हैं, और लोग लगातार अपडेट्स चाह रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि राहुल की हालत कैसी है। जैसे मैंने बताया कि 68 फीट की गहराई के अंदर, जहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हो, जहाँ पर घुप अंधेरा हो, जहाँ पर जहरीली जीव जंतुओं का खतरा बना हुआ हो, और ऐसी जगह पर जहाँ पर कि एक बच्चा जो है 10-12 साल का, जो कमांड को सुन भी नहीं समझता हो, समझ भी नहीं सकता हो, वो अंदर संघर्ष कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि एक एक व्यक्ति की निगाहें जो है वो टकटकी लगा करके राहुल के बारे में सोच रही थी कि राहुल किस हालत में होगा, किस हालत में निकलेगा। यानी वो अंतिम समय तक जब राहुल बाहर आ रहा था टनल से, तब तक लोग जो है टकटकी लगाए टीवी सेट पर बैठे हुए थे और जानने के लिए कि राहुल की हालत कैसी है। जब राहुल बाहर आ गया और राहुल की लोगों ने तस्वीर देख ली, जब राहुल की निगाहें घूमते हुए लोगों ने देख ली, तब लोगों को जो है सांस में सांस उनकी आई, और उन्होंने अपनी जो दुआएं जो मांग रहे थे, राहुल के लिए जो मांग रहे थे, वो उनकी दुआएं जो है वो सार्थक होती नजर आई। पुनीत, बिल्कुल, वो उनकी दुआएं वाकई में सार्थक होती नजर आईं, और जीवटता राहुल की, और साथ ही साथ जवान, एक हम सुन रहे थे, युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो बात कर रहे थे उनसे, इन SDRF, माफ़ कीजिएगा, NDRF के जवान हैं, और अनिल उनका नाम है, कटक से वो आते हैं। टीम जब आई थी तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्चा न सुन सकता है न बोल सकता है, और तब हमने सुना कि कैसे कितने विपरीत हालात में भी बच्चे से कैसे संपर्क, मन का संपर्क स्थापित करना है, इस मामले में भी माहिर हैं हमारे जवान, और उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से पूरा किया। देखिए, कई बार जब इस तरह की परिस्थितियां होती है पुनीत, तो हम साथ छोड़ देते हैं या हमारी उम्मीद जो है वो टूटने लग जाती है। कुछ ऐसा ही कई बार हुआ, जब पिछले 5 दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। बीच में कल जब ऐसा लगा था कि राहुल बस कुछ ही पलों में बाहर आ जाएगा, और राहुल से बातचीत भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक बार फिर से छवि धूमिल हो रही, वो तब ऐसा लगा जब लोगों के जहन में फिर से एक बार ये चीज़ें आ गई कि अरे चट्टान एक बड़ी आ गई, अब क्या होगा, अब कैसे राहुल को बाहर लाया जाएगा। तो कई बार उम्मीदें टूटती भी नजर आई, लेकिन जवान जो लगे हुए थे, SDRF के हों या NDRF के लोग हों, सेना के जवानों, उन्होंने हौसला खोया नहीं, वो लगातार लगे रहे, और उन्हें मालूम था कि वो कामयाब होंगे, और वो कामयाबी अब से कुछ देर पहले दिखाई भी दी, जब जवान जो है लगातार अपनी मेहनत के बूते पर, उन्होंने जिस तरह से ट्रेनिंग ली हुई है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो तमाम चीज़ों का उपयोग भी वहाँ पर किया। जैसा कि अभी मैं भी सुन रहा था पुरी जी को, और उन्होंने कहा कि वो तो बड़े साधारण तरीके से कि एक बच्चा बोरवेल में चला गया है और उसे वो रस्सी के सहारे बाहर खींच करके ले आएंगे, कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को अंदाज़ा लगा करके वो यहाँ पर पहुँचे थे जांजगीर चांपा में। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे और जब उन्हें सारी वस्तुस्थिति पता चली कि बच्चा तो नॉर्मल नहीं है, वो सुन भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, इन तमाम परिस्थितियों के बाद जिस तरह से उन्होंने तमाम तरीके की तकनीकों को अपनाया, तकनीक अपनाने की बात तो अलग है, उन्होंने जैसा कहा कि मैंने उसे अपना बेटा बनाया सबसे पहले तो, और भावनात्मक रूप से उसे अपने वश में किया, उसके बाद फिर बच्चे से उन्होंने खेलना शुरू किया, और यही कामयाबी जो है जवानों को मिली कि राहुल जो है वो धीरे धीरे उनकी बातों पर आने के बाद उसने अपना हिम्मत नहीं हारा। सबसे बड़ी काबिले तारीफ की बात राहुल के लिए यही थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी, और यही वजह कि जवानों ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें बेहद भावुक कर देने वाला लम्हा वो रहा, सही हालत में बाहर निकाला। हम भी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, और विनोद, बेहद भावुक कर देने वाला वो लम्हा था जब यही जवान जोर से उन्होंने आवाज़ लगाई कि राहुल बेटा डरना मत, मैं आ रहा हूँ। तो ये एक रिश्ता बन जाता है
जब आप एक चीज़ को शिद्दत से कर रहे हो और आपका लक्ष्य ये हो कि उस बच्चे की जान बचानी है, तो और ये भी हमने सुना कि एनडीआरएफ के त्रिपाठी जी थे, उन्होंने बात कर रहे थे जब वो मीडिया से, तो उन्होंने ये कहा कि बड़े उनका गला रूंधा हुआ था और उन्होंने कहा कि हमने बच्चे को बचा लिया, 4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। यानी कि उनका केवल एक लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चे को निकालना है, और उनके चेहरे पर भूख नहीं, उनके चेहरे पर संतुष्टि दिख रही थी। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे पुनीत, जिन्होंने 5 दिन में जिनकी आंखें जो हैं वो पलकें ना झपकाई हो उन्होंने। हर व्यक्ति, चाहे वो अगर थोड़ी देर के लिए सोता भी था, लेकिन उसके जहन में, उसके दिमाग में, हर किसी के मन में यही होता था, जब उसकी आंखें खुलती थी तो वह बस राहुल के बारे में ही सोचता था कि राहुल किस हालत में है। हर पल, एक एक सेकंड जो है वो लोगों ने जिया है राहुल के साथ में। राहुल जहां गड्ढे के अंदर संघर्ष कर रहा था, वहां बाहरी दुनिया के लोग जो बाहर बैठे हुए थे, जो राहुल के बारे में तरह तरह से सोच रहे थे, वो तमाम चीज़ें जो है लोग महसूस कर रहे थे। और कमोवेश वही स्थिति जो है जवानों के साथ में भी थी। 44-40 के आसपास का टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि जवानों का 1 घंटे बहुत मुश्किल से काम करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय पर जवान काम कर रहे हों, फिर उसके साथ साथ उन्होंने भावनात्मक रूप से राहुल को अपने सपोर्ट में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए वो तमाम तरह की चीज़ें अपनाई। जो अत्याधुनिक यंत्र थे उनका तो सहारा लिया ही लिया। मैंने जैसे कहा कि उन्होंने भावनात्मक रूप से राहुल की बातों को समझा कि राहुल किस जरिए से उनके कमांड में आ सकता है, राहुल कैसे उनकी भोली भाषा को समझ सकता है। और यही वजह है, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पढ़ाने में वर्षों लग जाते हैं, उसे समझाने में वर्षों लग जाते हैं। ये काबिले तारीफ़ है। पुरी जी की बात करें और भी जो जवान साथ में काम कर रहे थे, उन सभी को सैल्यूट है कि उन्होंने 5 दिन के भीतर ही राहुल की सारी मनोदशा को समझ लिया। और जो ज़िंदगी और मौत के बीच राहुल संघर्ष कर रहा था, तो उसे ज़िंदगी की जीत दिलाई है। वो एक सबसे बड़ी कामयाबी थी उन जवानों के लिए। और जो आज जवानों का गला रूंधा, वो इसीलिए कि उनका अटैचमेंट 5 दिनों में हो गया था। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जो अच्छा अंदर बच्चा है 68 फीट की गहराई में, वो क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। वो एक मनोदशा जवान से समझी जा सकती है। और वो तमाम चीज़ों को बहुत गहराई तक सोच रहे थे कि राहुल किस हालत में होगा। और वो तमाम चीज़ों को सोचने के बाद ही शायद ऐसा लगता है पुनीत कि राहुल की मनोदशा और जवानों की मनोदशा, दोनों की तार जो है वो आपस में झंकृत हो रहे थे। और तारों की प्रतिध्वनि जो है इस रूप में सामने आई कि राहुल जो है मौत को मात दे करके, जिंदगी की जंग जीत करके बाहर फिर से दुनिया में वापस लौट आया। बिल्कुल विनोद, और एक चीज़ आपसे ऐसे जो हादसे होते हैं इसको लेकर समझना चाहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में संभवतः ये पहला ही मामला है जो इतना लंबा चला, और इस प्रकार से ये जश्न की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से जश्न मनाया गया। लेकिन ये बोरवेल खुले छोड़ देने की घटनाएं और इसके बाद छोटे छोटे बच्चों के इसमें गिर जाने की घटनाएं हम लगातार देखते हैं। प्रिंस से जो इसका सिलसिला चला, क्या पता इसके पहले भी हुई हों और कोई बच्चा गिरा हो लेकिन उसका पता ही ना चला हो, लेकिन प्रिंस से जो सिलसिला चला है ये रुक नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है। और इसके लिए देखिए, दोषी की दोष शब्द यहाँ पर नहीं उपयोग किया जा सकता पुनीत, क्योंकि अब इसमें दोष किसके ऊपर मढ़ा जाए आखिर। कि अगर बोरवेल खोद भी दिया गया तो किसी व्यक्ति ने अपने उपयोग के लिए, खेती किसानी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए उपयोग किया, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हमें सीखना होगा, सीख लेनी होगी। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रांत जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोग जो है इस बड़े ऑपरेशन को देख रहे थे। हर व्यक्ति की सांसें कुछ देर के लिए थम जाती थी। अभी कुछ पुलिस अधिकारियों से ही हम बातचीत कर रहे थे, वो तक जो है टकटकी लगाए हर पल को जीने की कोशिश कर रहे थे राहुल के लिहाज से। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले प्रिंस की घटना को भी देखा है। प्रिंस की घटना के बाद कुछ और भी घटनाएं इस तरह की सामने आई हैं। लेकिन अफसोस ही जता सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं रुकता सिलसिला, क्यों सबक नहीं लिया जाता है। और फिर वही बात आ जाती है कि आखिर दोषी किसे ठहराया जाए। तो जिम्मेदारी हम आप सभी की बनती है कि इसके लिए सभी को अवेयर होना जरूरी है, सभी को समझना जरूरी है कि आखिर ये तमाम चीज़ें, परेशान कौन हुआ। माँ बाप परेशान हुए, शासन प्रशासन परेशान हुआ, आम लोग परेशान हुए, और जो बच्चा बोरवेल में गिरा वो परेशान हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की कि लोगों को सबक लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए।
लोग उस बात को घटना को याद करें, एक टीस के रूप में याद करें, और कम से कम ये ज़रूर सोचें कि अब भविष्य में ऐसा कभी ना हो, ना कभी कोई राहुल बोरवेल के अंदर गिरे, ना कभी कोई लेकिन प्रिंस बोरवेल के अंदर। मैं इस चीज़ को कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से हम समझना चाहते हैं विनोद के, क्या ऐसा कुछ डाटा तो निश्चित रूप से सरकार के पास होता होगा कि कहाँ बोर किया जाता है, परमिशन तो ली जाती होगी, क्या इसको ऐसा संभव नहीं है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक वृहद अभियान चलाया जाए? कहाँ बोरवेल हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो खुले हैं, नहीं खुले हैं, उनको कैसे ढका जाए? हम देख रहे हैं कि लगातार हादसे हो रहे हैं, और ये हादसा भी ऐसे ही हुआ कि बोरवेल सूख गया और इसके बाद बच्चा इसमें जा गिरा। तो ये इसको लेकर क्या सरकार इतने बड़े अभियान और इतने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, इतने संसाधन लगाती है, इसके बजाय क्या ऐसा अब चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए पुनीत। देखिए, बारिश शुरू होती है, सरकार कई तरह की मॉनिटरिंग करती है, मीटिंग लेती है, तमाम चीज़ों की बात करती है कि अगर बारिश शुरू हुई है तो बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ जाए, तमाम चीज़ों के ध्यान में रखे। गर्मी शुरू होती है, उसकी तैयारियां की जाती हैं, यानी हर चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है, सरकार के एजेंडे में है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे प्रदेश में हो, हमारे शहर में हो, हमारे गली मोहल्ले सड़क में हो, ज़रूरत इस बात की है कि वो कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और सरकार को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर गंभीरता से विचार करके कोई ऐसे नियम बनाए जाएं, उन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाए, जो प्रशासन शासन है वो ध्यान दे कि अगर उनके आसपास ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनका ख्याल रखा जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। प्रिंस से शुरू हुआ ये सिलसिला राहुल तक आकर के ख़त्म हो गया, ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यानी प्रिंस और राहुल के बीच में कई ऐसे बच्चे आए जो बोरवेल का शिकार हुए। ये तो बात अच्छी है कि कुछ बच्चे बच गए या कुछ बच्चे इस दुनिया में अब नहीं हैं। तो हमें दोनों पहलुओं को सोचते हुए इस बात पर सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो, उस पर पूर्ण विराम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ना अब कोई प्रिंस जो है वो बोरवेल का शिकार हो और ना कोई राहुल जो है इस तरह की घटना का शिकार हो। बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक शुक्ल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।